परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे हमारे गांव के परिप्रेक्ष्य में हो। तो जब माटी के दर्द को पुकारते हैं तो सच में लगता है कि इन विदेशी आक्रांताओं से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे रोजगार को कब्जा कर रहे हैं और उस लड़ाई का हिस्सा बनते हुए इस प्रदेश में जो एक नासूर का रूप लिया है, इस घुसपैठ के खिलाफ एक आह्वान के साथ, उस विगत 10 वर्षों से राज्य ने भी देखा है, उस आह्वान के साथ हम इस परिवर्तन को लड़ाई चाहते हैं, जहां घुसपैठ मुक्त हमारा झारखंड हो। बांग्लादेशी घुसपैठ जो अवैध रूप से हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, उससे मुक्त हमको झारखंड चाहिए। जवाब इसका सर शिल्पी नेहा तिर्की जी से होगा। क्या सचमुच में घुसपैठ हो रहे हैं? क्या सचमुच में डेमोग्राफी बदल रहा है? आज के समय में घुसपैठ पूरे देश भर का डेमोग्राफी को बदल रहा है, मगर ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये चुनाव से पहले केवल झारखंड को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आज आप देखेंगे तो सियाचिन बॉर्डर में चाइना रोड बना रहा है, उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे? घुसपैठ हो रहा है और घुसपैठ पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में हो रहा है और ये एक इंटरनेशनल मैटर अफेयर का इशू बनता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो मैंने विधानसभा में भी रखा था कि होम मिनिस्ट्री से, भारत के होम मिनिस्ट्री से होना चाहिए कि भारत का होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है जब चाइना में रोड बन रहा है, जब चाइना रोड बना रहा है आपका इंडिया में। भारत के मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से ये सवाल करना चाहिए कि जब पूरे बैंगलोर जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, असम जैसे जगहों पे जब बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं तो एनआरसी जैसे पॉलिसी आपने बनाया, उसका क्या इफेक्टिवनेस रहा इन राज्यों में या इन जगहों पे? तो मुझे लगता है कि अपनी विफलताओं को एक चुनावी गिमिक बना के परोसा ना जाए तो उचित रहेगा, क्योंकि अगर ये कंसर्न है तो पूरे देश भर के लिए कंसर्न है और इसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं ये तो पूरे देश की जनता को और इस देश को जो आज चला रही सरकार है उसको सोचना चाहिए। तो अगला सवाल कुणाल सारंगी जी से होगा कि क्या आप जो विदेश से पढ़ाई छोड़कर आए थे झारखंड कि हम विधायक बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, आपने सोचा था कि यहाँ आएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठ, हिंदू मुसलमान, ये मुद्दे रहेंगे? आप क्या सोचकर आए थे और क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं फॉलोअप का धन्यवाद करता हूँ इस कॉन्क्लेव का आयोजन करने के लिए और सभी जो मेरे साथ सह पैनलिस्ट हैं उनको भी अभिवादन देता हूँ और जो दर्शक यहाँ पर जो आज उपस्थित हैं इस हॉल में। मैं जो अनंत जी का उत्तर था और शिल्पी जी का उत्तर था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए, जो इशू होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से अपना पॉलिटिकल बैंक, वोट बैंक, अपना इलेक्टोरल जो प्रॉस्पेक्ट है उनका, उसको देखते हुए मुद्दे तय करती है। मैं जरूर समझता हूँ, अगर मुझे आप मेरी व्यक्तिगत राय लेना चाहें तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि आज झारखंड में जो स्थितियाँ हैं उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनका अभी तक समाधान निकल जाना चाहिए था। अगर 24 साल में हम यही नहीं जानते हैं कि झारखंडी कौन है और आज भी एक परफेक्ट स्थानीयता नीति के लिए लड़ाई हो रही है, हम नहीं जानते हैं कि हमारी स्थानीयता नीति कौन सी है, नियोजन नीति कौन सी है, स्थानीय है कौन, तो हम किस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, कौन से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? तो रोजगार आएगा कहां से? जब तक आपके पास क्लियरली आपके पास नियोजन नीति नहीं रहेगी, आखिर नियोजन होगा कैसे? स्थानीयता अगर परिभाषित नहीं रहेगी सही तरीके से, इन मुद्दों पर प्रायोरिटी के साथ, और 24 साल अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही होगा लगा है तो ये कलेक्टिव फेलियर है, एक सामूहिक विफलता है जिसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और कोई भी युवा, जब यहाँ जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो सभी अपने जीवन में कुछ और भी कर सकते थे। यहाँ जितने लोग इस पैनल में हैं सब लोग राजनीति में बाय चॉइस हैं, कोई बाय कंपल्शन नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब अपना कुछ और करियर कर सकते थे। अगर हम लोगों ने इस पेशे को अपनाया है, इस पेशे में कदम रखा है, तो हमसे ना केवल जनता की उम्मीद होती है, हमें अपने आप से भी ये उम्मीद रहनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए कि हम एक विभिन्न अलग दृष्टिकोण के साथ काम करें, जिसमें कि विकास सेंट्रल एजेंडा हो, यहाँ का सामूहिक विकास, यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास, सामूहिक उनका विकास एजेंडा हो, तभी ये राज्य आगे बढ़ सकता है। अगला सवाल जयराम महतो जी से होगा कि जो कुणाल सारंगी जी बोल रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर आप पिछले 2-3 साल से लगातार सड़क पर हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ सामने आना चाहिए। जयराम महतो के सपनों का झारखंड कैसा है?
अभी चूंकि आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, 81 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन बात को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? आपके हिसाब से कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कैसा झारखंड होना चाहिए? सबसे पहले द फॉलोअप का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज के इस कार्यक्रम में हमें जगह मिली है। जहाँ तक मेरे सपनों का झारखंड, तो मैं उन महापुरुषों से भिन्न नहीं हूँ, चाहे वो बिरसा भगवान रहें, तिलका मांझी रहें, विनोद बिहारी महतो रहें या शहीद निर्मल महतो रहें। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से, वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि ज़मीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में हैं भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ज़मीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, जैसे CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में धांधली हुई, इस एग्ज़ाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्ज़ाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 15-16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल का उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल को उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तुपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखड़ तर हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतू। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। वहाँ जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहाँ भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है। सूर्या जी क्या कहेंगे? जिस तरह से जयराम जी कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर यहाँ सिलेबस में शामिल हो जानी चाहिए, हालांकि अब उसका जो है अपना एक संवैधानिक प्रावधान है कि किस तरह से 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद फिर सिलेबस में उस हिसाब से उसे जोड़ा जा सकता है।
तो क्या लगता है कि झारखंड में इन सब बातों पर फोकस करके जो यहाँ के लोग हैं उन्हें ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा सकता है? देखिए, हमारे देश की खासियत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। झारखंड हर किसी का है जो झारखंड में रह रहा है, और मैं हमेशा टीम वर्क में बिलीव करता हूं। पलामू भी झारखंड का उतना ही हिस्सा है जितना धनबाद है, चाहे जितने भी एरियाज, मतलब हम हर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है झारखंड में वो है एक टीम वर्क की, कि हर कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए यहां पे सब टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी सोचे कि वो अकेले झारखंड चला सकता है तो वो सपने में है। हर किसी को एक रोल प्ले करना है। मैंने भी एक रोल प्ले किया है, जयराम जी ने भी किया है, शिल्पी जी ने भी किया है, ओझा जी ने भी किया है, सारंगी जी ने भी किया है, जब मेहता जी ने भी किया है। तो हम लोग किसी के कंट्रीब्यूशन को डिनाई करके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जैसे अभी घुसपैठ की बात हो रही थी, घुसपैठ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि शिल्पी जी ने सही बोला है कि हर जगह घुसपैठ हो रहा है। झारखंड में कंसर्न है तो हम लोग झारखंड के तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि ज़्यादा हम लोगों का टेंशन रहता है। लेकिन घुसपैठ के अलावा एक और मेजर चीज़ है जो बांग्लादेशी का हो रहा है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हम 80% हिंदू हैं, सब हिंदू, आदिवासी, जितने भी कास्ट हैं सब हिंदुइज्म में आते हैं 80%, और अगर हमारे लीडरशिप को ये बोलने में शर्म आ जाए कि हम हिंदू के ऊपर अन्याय हो रहा है, अगर उस पर बात करने में शर्म हो जाए, तो हम लोग हेड कर रहे हैं एक सिविल वॉर के तरफ। आने वाले 20 साल में हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं? अगर हम अपना रिकग्निशन ही छोड़ करके जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि हर देश अपने मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बाकी माइनॉरिटीज हैं वो हमारे भाई नहीं हैं, लेकिन अगर हम गर्व नहीं करेंगे हिंदू होने का तो कौन गर्व करेगा? बिल्कुल। ये अगला सवाल संजय मेहता जी से होगा। सवाल सबसे वही है कि आपके सपनों का झारखंड कैसा है? ये सवाल का जवाब दें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से 3 कुर्सी बाद आपकी कुर्सी हो गई, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? वो संजय मेहता जो झारखंड मांगे जयराम का नारा दे रहे थे, खुद अलग हो गए, उनकी ही पार्टी के नाम का अपनी पार्टी बना लिए। देखिए, एक बार अगर आप राजनीति के तमाम पहलुओं को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब समान विचारधारा के लोग एक पथ पर चल रहे थे और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जब अलग होना पड़ा, जैसे शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए, एनसीपी का लीजिए, तमाम ऐसे जो दल हैं, इन परिस्थितियों में विचारधारा को समान रखा जाता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है वो समान है, और आने वाले वक्त में झारखंड के अंदर जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई में प्राथमिकता के केंद्र में था स्थानीयता, नियोजन, यहाँ के लोगों को नौकरी, भाषा, संस्कृति, और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुर्सी दूरी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ मैं जिन चीज़ों को करना चाहता था संगठन के अंदर वो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दूर हुआ। लेकिन उन पहलुओं पर ना जा करके अब मैं आइडिया ऑफ झारखंड पर आना चाहता हूँ, जिस आइडिया ऑफ झारखंड की आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 24 सालों के झारखंड में सबसे पहला काम जिस पहलू पर होना चाहिए था वो नीतियों के आधार पर काम करने की जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसी भी सरकार की, उस पर काम होना चाहिए था। इस झारखंड के अंदर देखिए कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे राजनीति का जो प्राथमिक स्तर है, पंचायती राज की व्यवस्था, जब उसमें चुनाव हुआ तो ओबीसी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाया। मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा कि ओबीसी को कम से कम 27 पर आरक्षण होना चाहिए। और आप सोचिए कि जब सरकार ने विधेयक बनाया तो वो आरक्षण का 77% का विधेयक रिजेक्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक राज्य के अंदर अगर किसी विधेयक को आप नहीं लागू कर पा रहे हैं और चुनाव करा दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में, और समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व से कट जा रहा है, ये तो फिर बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि आपके पास पॉलिसी की पैरालिसिस है। और इस पॉलिसी की पैरालिसिस को आप ना स्थानीयता के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, ना नियोजन के स्तर पर दुरुस्त कर पा रहे हैं, और ना ही आप पर्यटन के स्तर पर जब बात करना चाहते हैं। तो जब अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो पिछली ही रात में केरेडारी में 4 गाड़ियों को आग लगा दिया गया है।
लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है। ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सरकार के लिए आइडिया ऑफ झारखंड में ये आता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को 1000 रुपया देते हैं, ठीक है, ऐसी योजनाओं का स्वागत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आइडिया ऑफ झारखंड ये है कि सबके पास एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, तभी ये झारखंड सशक्त होगा। आर्थिक संपन्नता जब तक नहीं आएगी, रोजगार के रास्ते से जब तक उनको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इन पहलुओं का समाधान का बिल्कुल रास्ता नहीं निकलेगा। संजय मेहता जी जिस पर आए मैं उसी पर आना चाह रहा था। रोजगार के मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वही उद्घाटन किए इस कॉन्क्लेव का। उन्होंने कहा कि नौकरी ऐसा है, एक अनार 100 बीमार वाला किस्सा है। और मंच पर अभी आप लोग जितने लोग बैठे हैं, अगर संजय मेहता जी और जयराम महतो जी को छोड़ दिया जाए तो आप चारों सत्ता का मजा ले चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं। अब चूंकि सवाल ये है, चूंकि अनंत ओझा जी आप विपक्ष में हैं, शिल्पी नेहा जी सरकार में हैं, कुणाल जी अभी बताएंगे कि वो किधर हैं, सूर्या जी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है पिताजी की, फिर आगे क्या होगा। तो सवाल मेरा ये है कि अभी जो रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है, कोई भी एग्जाम समय पर नहीं हो पा रहा है, कैलेंडर बन नहीं पा रहे हैं आयोग की तरफ से, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी, उस कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं नहीं होती। पहले तो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद परीक्षा लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर के लिए आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद डिपार्टमेंट में उनको मिल जाए डिपार्टमेंट, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। सवाल मेरा सबसे पहले अनंत ओझा जी आपसे है, आप भी अभी 5 साल पीछे सरकार में रहे, उस सरकार से इस सरकार की तुलना करते हैं तो आप खुद को कितना अच्छा मान पाते हैं, और आप लोग जो आने वाले हैं वो किस विजन के साथ आ रहे हैं? क्या युवाओं को एश्योर कर रहे हैं कि आप आएंगे तो ये करने ही जा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने विषय कहा, लेकिन उसके पहले थोड़ा आपके माध्यम से जो राज्य की जनता पूरी देख रही है, हाँ, कि हमारे कई माननीय सदस्यगण बांग्लादेशी घुसपैठ और जिस माटी के बारे में मैंने कहा, उसको आप भारत के नागरिक और अवैध रूप से घुसे हुए जो लोग हैं, ये दोनों को अलग अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार इस बात को कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा, राज्य भी देखा होगा, हमारी भी जब सरकार थी, पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार थी, उस सरकार में इन मुद्दों को केंद्रित करते हुए उस क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, खास करके साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला में जो बदलाव हो रहे हैं, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। मैं केवल रोजगार सरकारी नियुक्ति ही नहीं है, जो स्थानीय जो रोजगार के संसाधनों पर कब्जा इनका हो रहा है, तो ऐसे बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की जरूरत है। और मैं फिर विनम्रता से कहूँगा, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड में कहा है, कई बार कहा है कि इसको राजनीतिक चश्मे से, इसको सांप्रदायिक चश्मे से, इसको विभाजनकारी के चश्मे से देखेंगे तो शायद झारखंड हित और देश हित पीछे छूट जाएगा। इसीलिए उस चश्मे से उसको देखने की जरूरत है। दूसरा विषय जो आपने रोजगार के बारे में कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की जो सरकार थी और उस सरकार की जो हमारी सरकार की जो अस्पष्टता थी, उस अस्पष्टता के कारण अब पक्ष विपक्ष के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है उस समय हम लोगों ने एक नियोजन का एक रास्ता चुना और नियोजन के रास्ते रघुवर जी की सरकार ने कहा कि हम एक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, सबका विचार हम आमंत्रित करते हैं। और सब लोगों ने जो विचार कहा, हमारे प्रतिपक्ष के प्रमुख नेतृत्व ने कहा था कि हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो आप नहीं रोजगार देंगे क्या, लेकिन जैसे भी रास्ता था, झारखंड के 1,03,000 सरकारी नियुक्तियां करके और यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार देने की बात हुई थी। आज क्या है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने युवाओं के सपने दिखाया, आपने उन सपनों को पूरा करने के बारे में कई प्रकार के घोषणाएं की, हमारे संविदा कर्मी साथियों के बारे में कहा, 5 लाख रोजगार के बारे में कहा, आपने जिनको रोजगार नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कही। न रोजगार मिला, सरकार आक्रोशित है, झारखंड के युवा अब चल पड़ा है और कोई भी राजनीतिक दल ये डिलीवर करे, नौकरी डिलीवर करे, समय से यहाँ परीक्षा। आज वो तो जनता को पहचान है, वो लोग जो कोर्ट जाते हैं हुआ है और यहाँ के जनता के लिए गलत है। यहाँ आप विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं, विधायक जी के भाई होते हैं, विधायक जी के भतीजे होते हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है, इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है।
इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांतिप्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि नहीं, आपके समर्थक जो हैं वो नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो लिखते हैं, तो नेक्स्ट सीएम के पास क्या विजन है, कैसे आप करेंगे जो सब चीज ट्रांसपेरेंसी? देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो करैक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए, और मेरा यही एग्रेशन मुझ में रहेगा। चूंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूं, ना मैं चौपारण से आता हूं, ना मैं गढ़वा से आता हूं, मैं धनबाद से आता हूं। मैं एक घटना सुनाता हूं सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी हैं, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज्य को बदलूंगा। मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हाँ, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं। आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है? तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है
अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण देना या फिर योगी की तरह बुलडोजर चलाना? देखिए, भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो ही क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो कुणाल जी, सवाल यही है कि क्या एग्रेशन ही अब सॉल्यूशन का रास्ता है कि जो युवाओं को की एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हो पाती उसको सब कुछ ठीक करने से? देखिए, जहां तक आप एग्रेशन की बात करते हैं, वो एग्रेशन में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ अगर हम लोग एग्रेशन पे जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपका सही नहीं रहता जिस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। तो मेरा एग्रेशन का मतलब वो है। अब आप जो मुख्य मुद्दा है, जिस रोजगार की बात हम लोग तब से कर रहे हैं, रोजगार आखिर किन मापदंडों पर निर्भर करता है? सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि ये परीक्षा करने नहीं दे रहे हैं, हाईकोर्ट में चले जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या सरकारी नौकरियों में हमें जिस तरह से काम करना चाहिए लोग काम नहीं करने दे रहे, वो फिर भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के, जो युवाओं का पॉपुलेशन है लगभग 60% से ज्यादा है, इन सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है? यह असंभव है। तो हमें सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि नौकरियों का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। लेकिन झारखंड में 24 वर्षों में अगर आप शिक्षा के स्तर को देखें, आज राइट टू एजुकेशन झारखंड में राइट टू मिड डे मील बन गया है। हम बच्चों को कहते हैं आपको अंडा मिलेगा, मछली मिलेगा, तब आप स्कूल में आइए। तो हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, स्कूल कहां चला रहे हैं? जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की रेटिंग आप देख लीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय रेटिंग निकलती है, कितने विश्वविद्यालय झारखंड के उन रेटिंग्स में आते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैंने एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई की है, उस एनआईटी जमशेदपुर के अलावा कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज झारखंड में? नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुझे बता दीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस कितने थे आज से 40 साल 60 साल से? अगर 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, अभी और 3 खुल गए, क्या वो काफी है? आज कितनी बड़ी तादाद में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर से सैकड़ों युवा साथी बैंगलोर, भुवनेश्वर के कॉलेजेस में जाते हैं। क्या ये किसी भी पार्टी की सरकार रही हो 24 साल में, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को गोगो दीदी आने वाले 1 वर्ष युवाओं को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ वो ऑपरेट नहीं क्वालिफाइड है, उसके पास करूं। ये किसी की भी बेसिक में इसी तरह की बाधाएं आती रहेंगी। बिल्कुल गंभीर बात बोल रहे हैं। कुणाल जी, थोड़ा साफ कर दीजिए, आप हैं किधर? बीजेपी में हैं, जेएमएम में हैं? मैं युवाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की महिलाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की जनता की जो भी आवाज है उस आवाज के साथ। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अगर मेरे युवा चाहेंगे, मेरे वहां की जनता चाहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। संजय मेहता जी, मेरा सवाल होगा, जयराम जी कह रहे हैं कि एग्रेशन से होगा, मीठी मीठी बातें करने मुझे नहीं आता, मैं संजय मेहता जी जैसा बरही से नहीं हूं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। जब आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जब लोकतंत्र पर आप आस्था रखते हैं, तो लोकतंत्र चलता है पॉलिसी से। और जब इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और हम लोग पहले प्रश्न पर आए थे कि प्रश्न पत्र लीक होता है, एक सिंडिकेट है, लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को हम रद्द कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थी, हम शिकायत करेंगे, लेकिन उस पेपर लीक हुआ लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि छात्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो सीजीएल का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने एसआईटी का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना,
उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं। ये तो आपको तय करना होगा और इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर एफआईआर हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है? यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं तो पिछली बार जो आपने एसआईटी का गठन किया था उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। सीजीएल जेएसएससी के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सूर्या जी से यही सवाल रहेगा। आप सत्ता के में भी रहे, पिताजी रहे, बहुत करीब रहे, क्या आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान है को हम लोग 2005-06 के लिए कि हम ये भी कर उन पे बात हुई कि मुझे भी ट्रू, लेकिन आज जो बहुत बढ़िया तो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। मैं अभी देख रहा हूँ सारे गेस्ट के हाथ में घड़ी है और उन्होंने समय निकाला और समय पर पहुंचे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सामने से कोई सवाल अगर किसी गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो नाम लेकर पूछ सकते हैं। पवन जी थोड़ा माइक उन तक, हाँ।